Hello and welcome to SPMIS Academics, where we'll analyze important newspaper articles of 11th July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about ICC, International Criminal Court, warrants against Taliban leaders. This topic is important from our syllabus GS paper 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में भी यहाँ के डिस्कशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले समझेंगे अबाउट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये एक इंटरनेशनल जुडिशियल बॉडी है विच इज लोकेटेड इन द हेग, नीदरलैंड्स। इसको बनाया गया है एज पर एन इंटरनेशनल लॉ जिसका नाम है रोम स्टैच्यूट, विच केम इनटू फोर्स इन 2000। इस कानून के अंतर्गत आईसीसी काम करता है और आईसीसी का मेन लक्ष्य है उन इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करना, यानी कि उनको सजा देना जो इन तरीके के क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। जीनोसाइड मतलब मास लेवल पे किलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल काइंड ऑफ कम्युनिटी, उसको कहा जाता है जीनोसाइड। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी तो कोई ऐसा क्राइम जैसे बच्चों का मसाकर एंड ऑल जिसको ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम कहा जा सके, या मास लेवल पे लोगों को हंगर के लिए फोर्स करना, उनको खाने पीने की सप्लाई कट डाउन कर देना। वॉर क्राइम्स, वॉर के दौरान टॉर्चर करना, ये सब चीजें अगर कोई इंसान करता है तो उसके खिलाफ केस लाया जा सकता है इन आईसीसी अंडर रोम स्टैच्यूट। आईसीसी की जरूरत तब पड़ती है व्हेन द नेशनल कोर्ट्स आर अनविलिंग और अनेबल टू प्रोसिक्यूट सच क्रिमिनल्स। अगर किसी देश के कोर्ट जो है वो इस तरीके के क्राइम करने वाले लोगों के खिलाफ केस नहीं ला पा रही है तो उस केस में आईसीसी की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा आईसीसी के अंदर केस तब भी लिया जाता है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर कोई एक इंडिविजुअल स्टेट जो आईसीसी का मेंबर है वो रेफर करे एनी मैटर टू द कोर्ट। कोई एक नॉन मेंबर स्टेट भी मैटर रेफर कर सकता है। इफ द कोर्ट बिलीव्स देन इट कैन टेक अप सच केस। बट याद रहे आईसीसी इज नॉट ऑफिशियली or formally part of United Nations, yet ICC works in coordination with UNSC. यूएनएससी द्वारा रिकमेंडेड केसेस को आईसीसी ले सकता है। दुनिया के कई सारे मेजर देशों ने आईसीसी को ज्वाइन नहीं किया है, जैसे भारत, चाइना, इराक, कोरिया, इन सब की बात की जाए, नॉर्थ कोरिया, टर्की, तो दीज कंट्रीज हैव नेवर साइंड इवन रोम स्टैच्यूट। कुछ देशों ने जैसे अमेरिका, रसिया, इजराइल जैसे देशों ने साइन तो किया है रोम स्टैच्यूट को, बट दे हैव नेवर रेटिफाइड इट, मतलब दे आर स्टिल नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ रोम स्टैच्यूट। सो आईसीसी का जुरिडिक्शन इन सारे देशों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। भारत की बात की जाए, ये भारत आईसीसी का मेंबर क्यों नहीं है? ये सारे देश आप देख सकते हैं, ये येलो कलर से उन देशों को दिखाया गया जिन्होंने रोम स्टैच्यूट साइन तो किया है बट दे हैव नॉट रेटिफाइड इट। ग्रीन कलर से वो हैं जिन्होंने साइन भी किया है और वो अब आईसीसी के मेंबर भी हैं, यानी कि रोम स्टैच्यूट को रेटिफाई भी किया है। और बाकी जो ब्राउन कलर से हैं वो देश हैं जिन्होंने ना ही साइन किया है रोम स्टैच्यूट को, ना ही रेटिफाई किया है। अब भारत पे आते हैं कि इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ आईसीसी। उसके पीछे का कारण क्या है? एक बड़ा कारण है कंसर्न्स ओवर सोवरेनिटी। एक बार अगर हम आईसीसी का मेंबर बन जाते हैं, रोम स्टैच्यूट साइन करके रेटिफाई कर देते हैं, तो फिर हमारे देश के इंडिविजुअल्स, हो सकता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या मिनिस्टर्स, इवन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, मिलिट्री पर्सनल्स, इनके ऊपर केस लाया जा सकता है इन आईसीसी। हमारा मानना है, इंडिया बिलीव्स कि आवर जुडिशियल सिस्टम इज रोबस्ट इनफ। अगर इस तरह की कुछ भी घटना होती है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम, तो हमारा जुडिशियल सिस्टम ही पनिश कर देगा। वी हैव सच ए स्ट्रॉन्ग integrated judiciary, we have supreme court at the top, we need not any international judicial system। बट अगर हम साइन कर देते हैं रोम स्टैच्यूट और इसका हिस्सा बन जाते हैं तो हो सकता है कि पॉलिटिसाइज किया जाए हमारे इस पोजीशन को, और हमारे देश के जो डिग्निटरीज हैं उनके खिलाफ, उनके इमेज को, रेपुटेशन को मलाइन करने के लिए केसेस लाए जाएं। तो इस कारण से पहला कारण कंसर्न्स ओवर सोवरेनिटी या इश्यूज ऑफ डैमेज टू रेपुटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज ऑफ आवर कंट्री। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ही केस कर दिया इन्होंने, किसी देश ने केस कर दिया, पाकिस्तान कर दिया, तो फिर हम
कहीं ना कहीं हमारे देश का रेपुटेशन तो मेलाइन होगा ना, डैमेज होगा ना। दूसरा, एम्बिग्विटी इन द डेफिनेशन ऑफ क्राइम्स। ये जो टर्म्स हैं, जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, दीज वर्ड्स आर वेरी ब्रॉड, ambiguous, and this could be interpreted with vested interest. For example, जम्मू एंड कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस चल रहे हो, इंडियन आर्मी उसको रन कर रही हो, और इसको वॉर क्राइम की तरह अगर प्रोजेक्ट किया जाए आईसीसी, देन देयर विल बी कंसर्न्स। आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिसाइजेशन। आईसीसी के अंदर अगर भारत मेंबर बन जाता है तो उसको मिसयूज किया जा सकता है बाय वेस्टर्न कंट्रीज। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी टुवर्ड्स न्यूक्लियर वेपन्स, वो हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हो जाए भारत का। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होते हुए भी किसी हॉस्टाइल सिचुएशन में किसी देश के साथ वॉर हो रहा है, उस में आईसीसी में इंटरफेयर, इट में लिमिट आवर पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन। वैसे वी ऑलरेडी फॉलो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ये डॉक्ट्रिन जो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन उसमें नो फर्स्ट यूज है। बट मान लीजिए पाकिस्तान से वॉर होता है, पाकिस्तान यूजेस न्यूक्लियर वेपन, उस केस में आईसीसी में इंटरफेयर, इट में लिमिट आवर पॉसिबिलिटीज। And most importantly, ICC lacks universal application. Most of the major countries like Russia, China, US are not member of ICC. So anyway, यहाँ पे Rome Statute does not seem to have much weightage because major countries have not joined it. That is the reason why India has also not joined. उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन तो है नहीं, दुनिया के सारे मजबूत देश जब ज्वाइन करेंगे तब भारत का वहाँ होने का मतलब बनता है। भारत हो जाए और बाकी सब लोग हैं नहीं, तो फिर ये जो मजबूत देश हैं ये दूसरे अपने एलाइज की मदद से भारत के खिलाफ वहां केस ला करके इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो हमने एनालिसिस कर ली, समझ लिया कि आईसीसी है क्या और भारत इसका मेंबर क्यों नहीं है। अब थोड़ा करंट न्यूज पे आते हैं। आपको मैंने पिछले 2-3 महीनों में 2-3 बार कम से कम बताया है अबाउट अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रेजिम के बारे में, कि हाउ तालिबान केम इनटू पावर अगेन इन 2021। जब से तालिबान दोबारा से पावर में आए हैं अफगानिस्तान के अंदर, तब से वो लोग उतना ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव अप्रोच तो नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जैसा उनका पहले हुआ करता था, व्हेन दे हैड रूल्ड ओवर अफगानिस्तान फ्रॉम 1996 टू 2001। उस टाइम में तो बहुत ही कंजर्वेटिव थे, बहुत ही रेडिकल थे। लेकिन अब जब वो लौट करके आए 2021 से लेकर के अभी तक जब वो पावर में है, तो थोड़ा सा उन्होंने लिबरलाइज किया है अपने रेजिम को। येट लास्ट ईयर 2024 में तालिबान लेकर के आया एक 114 पेज का डॉक्यूमेंट मोरालिटी लॉ नाम से, जिसके अंतर्गत विमेन के ऊपर बहुत ही हार्श रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, बहुत सारे कंडीशंस लगाए गए, कंजर्वेटिव लॉ लाया गया और विमेन के लिए। दिस लॉ known as morality law brought last year September 2024, it banned women from singing or showing any of their body part in public, forbidding public speech for women, restricting eye contact with men, criminalizing LGBT people। तो बहुत सारे कंजर्वेटिव, रेडिकल, ऑर्थोडॉक्स आइडियाज को लास्ट ईयर लाया गया अंडर मोरालिटी लॉ, और इसको इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। इसमें जो 2 टॉप मोस्ट लीडर जो अफगानिस्तान के इसके अंतर्गत हैं, जिन्होंने इस लॉ को फ्रेम किया है, वो है हबीबुल्ला अखुंदाजा जादा एंड अब्दुल हकीम हक्कानी। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट पॉइंट इज कि दिस लॉ इज बीइंग सीन एज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और इस कारण से इन दोनों के ऊपर आईसीसी में केस किया गया और अब आईसीसी ने इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट रिलीज किया है। लास्ट ईयर जब ये मोरालिटी लॉ लाया गया था, तब भी यूनाइटेड नेशंस ने क्रिटिसाइज किया था इस लॉ को। यूनाइटेड नेशंस हैड यूज्ड द वर्ड जेंडर एपार्थीड, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था यूनाइटेड नेशंस। और अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद आईसीसी ने इन लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है। अब जब आईसीसी की बात चल रही है, तो वी शुड ब्रीफली ऑल्सो लुक इनटू अदर इम्पॉर्टेंट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस एट ग्लोबल लेवल। आईसीसी के अलावा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, वो है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। This ICJ is officially part of United Nations. It is one of the 6 principal organs of United Nations. और ICJ का काम अलग है आईसीसी की तुलना में। आईसीसी में इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट केस लाया जाता है अगर वो वॉर क्राइम या जीनोसाइड में इन्वॉल्व हैं, तो आईसीजे में
दो देश के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है विथ रिस्पेक्ट टू एनी इंटरनेशनल लॉ, उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर के या इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, तो केस लाया जा सकता है आईसीजे में। मतलब आईसीजे में दो देशों के बीच में जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व होता है। आईसीजे का हेडक्वार्टर है एट पीस पैलेस इन द हेग, नीदरलैंड्स, वहीं पे जहां पे आईसीसी का हेडक्वार्टर है। बेसिकली आईसीसी आईसीजे एक ही बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग को कहा जाता है द पीस पैलेस, हेग, नीदरलैंड्स। इसके अलावा एक और बॉडी है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये भी वहीं उसी बिल्डिंग में है। और इसका मेन काम होता है कि अगर दो देशों के बीच में या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इवन प्राइवेट पार्टीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करे। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की तरह आप इसको देख सकते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ को लेकर के डिस्प्यूट होता है तब आईसीजे में जाते हैं। अगर कोई बाइलेटरल लॉ है उसको लेकर के डिस्प्यूट है तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाते हैं। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के डिस्प्यूट हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे। लेकिन वियना कन्वेंशन को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट हो गया जो एक इंटरनेशनल लॉ है तो फिर दो देश आईसीजे में जा सकते हैं। आईसीसी से संबंधित ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपसे मेंस में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईसीसी क्या करता है, आईसीजे क्या करता है। दोनों को आप एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल के साथ समझाइए उनके फंक्शनिंग को। मैंने यहाँ पे हिंट्स भी दे रखा है। आईसीसी के बारे में तो मैंने आपको समझाया, एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं कि कैसे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट आईसीसी ने अरेस्ट वारंट निकाला था। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू के अगेंस्ट आईसीसी ने अरेस्ट वारंट निकाला था। अब हाल फिलहाल में आप लिख सकते हैं कि तो टॉप मोस्ट तालिबान लीडर्स के अगेंस्ट भी आईसीसी ने अरेस्ट वारंट निकाला है। आईसीजे के बारे में भी आप लिख सकते हैं। आईसीजे से रिलेटेड एक पर्टिकुलर केस याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत के एक सिटीजन कुलभूषण जाधव जी को अरेस्ट कर लिया था पाकिस्तान ने ऑन सम स्पाइंग चार्जेस। उनको ईरान से अरेस्ट करके ले आए थे वो लोग। अब भारत के ऑफिसर जो पाकिस्तान में पोस्टेड थे, दे वांटेड टू मीट कुलभूषण जाधव जी ताकि उनका डिफेंस का केस वो प्रिपेयर कर पाए। पाकिस्तान मिलने नहीं दे रहा था हमारे ऑफिसर्स को कुलभूषण जाधव जी से। तो फिर भारत ने इसको पाया वायलेशन ऑफ एन इंटरनेशनल लॉ जिसका नाम है वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर एक्सेस। और फिर भारत ये केस लेकर के गया आईसीजे में कि पाकिस्तान जो है हमारे देश के डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स को हमारे नेशनल कुलभूषण जाधव से मिलने नहीं दे रहा है जो पाकिस्तान के जेल में बंद हैं। तो दिस इज वायलेशन ऑफ एन इंटरनेशनल लॉ। और फिर फैसला हमारे फेवर में आया, भारत के फेवर में आया और फिर भारत के ऑफिसर्स को मिलने दिया गया विद कुलभूषण जाधव जी। तो ये एक पर्टिकुलर केस आईसीजे से रिलेटेड याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। आज का दिन यानी कि 11 जुलाई पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, राइट सिंस 1989। यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे डिक्लेयर किया था 1989 में। ये फैसला 1987 में ही हो गया था जब दुनिया की जनसंख्या 5 बिलियन हो गई थी, बट सेलिब्रेट किया जाना शुरू किया गया 1989 से। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का लक्ष्य है टू हाईलाइट इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग पॉपुलेशन रिलेटेड कंसर्न्स, जनसंख्या से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, जेंडर इक्वालिटी, डेमोग्राफी, इन सब चीजों पे इस दिन चर्चा हो, अवेयरनेस क्रिएट हो। ये मेन लक्ष्य है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने का। 2025 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम है एम्पावरिंग यूथ टू बिल्ड द फैमिलीज दे वांट। यहाँ पे बेसिकली लक्ष्य है 2025 में कि जो यूथ हैं जो अब फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं उनको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए ताकि उनके पास तमाम फैमिली प्लानिंग रिलेटेड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन हो। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस आर्टिकल में जो जो बेसिक बातें कही गई हैं उसमें थोड़ा हम अपने तरफ से वैल्यू एडिशन भी करेंगे ताकि हमारी एग्जाम रिलेटेड तैयारी हो जाए। तो आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है तो भारत के पॉपुलेशन के बारे में बात होगी, इंडियाज डेमोग्राफी के बारे में बात होगी। व्हाट इज डेमोग्राफी? डेमोग्राफी इज पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा। डेमोज मतलब पॉपुलेशन, ग्राफी मतलब डेटा। तो पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा को कहा जाता है डेमोग्राफी की। कितनी जनसंख्या है, सेक्स रेशियो क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यानी कि वर्किंग एज में कितने हैं, डिपेंडेंट लोग कितने हैं,
लिटरेसी रेट क्या है, इन सबको कलेक्टिवली कहा जाता है डेमोग्राफी। भारत की अगर डेमोग्राफी मौजूदा टाइम में देखी जाए, खासकर एज पर्सपेक्टिव से, तो काफी फेवरेबल है। दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ यानी कि 15 साल से 29 साल के लोगों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूथ भारत में है, 371 मिलियन। इस पर्सपेक्टिव से कहा जा सकता है कि इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ कंट्री या मोस्ट यंग कंट्री, ऐसा कहा जा सकता है। 371 मिलियन यूथ हैं जो 15 से 29 ईयर्स के एज में है। एवरेज एज हमारे देश का 28 साल है। 63% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन वर्किंग एज ग्रुप, मतलब 15 टू 64 ईयर्स के बीच में है। इन सब के कारण कहा जा सकता है कि भारत की डेमोग्राफी काफी यंग है एंड देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ डिराइविंग डिविडेंड फ्रॉम इट। डिविडेंड मतलब बेनिफिट फ्रॉम इट। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है वो समझते हैं। द पॉसिबल बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट दैट कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, उसको कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो आर्टिकल में आर्गुमेंट ये दिया गया है कि भारत की चूंकि जनसंख्या काफी यंग है, अगर हम लोग उनके एजुकेशन पे, हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं तो ये डेमोग्राफी भारत की इकोनॉमी के लिए काफी कंट्रीब्यूशन दे सकती है। इसी को कहा गया डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि डेमोग्राफी कुड हेल्प इन एक्सट्रैक्टिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड if that population is educated, given proper health, nutrition, etc. तो आखिर समस्या कहाँ है डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक्सट्रैक्ट करने में, एक्चुअलाइज करने में या रियलाइज करने में। जब यंग डेमोग्राफी है तो क्यों भारत की इकोनॉमी अपनी डेमोग्राफी से डिविडेंड नहीं निकाल पा रही है? उसके पीछे कारण है स्किल लेवल। यंग लोग हैं लेकिन उनके पास उतनी स्किल नहीं है। स्किल डिमांड सप्लाई का मिसमैच है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी न्यू इंडिया एट 75, उसके हिसाब से ओनली 5.4% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स हैज फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग। तो स्किल ही नहीं है, जैसे तैसे छोटा मोटा काम कर रहे हैं। तो उस कारण से यंग जनसंख्या होने के बाद भी उतना इकोनॉमी की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 आ रहा है, एआई का जमाना है, रोबोटिक्स का जमाना है, उस हिसाब से फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, इसलिए जो डेमोग्राफी है वो अनयूटिलाइज्ड रह रही है या अंडर यूटिलाइज्ड रह रही है। रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटीज की और भी कमी हो रही है। तो रूरल एरियाज में तो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्सट्रैक्ट करना और मुश्किल हो रहा है। देन देयर आर कल्चरल फैक्टर्स, विमेन के ऊपर तमाम रिस्ट्रिक्शंस, पैट्रियार्कल सोसाइटी, जिस कारण से विमेन को उतना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एक्सट्रैक्ट करने नहीं दिया जाता है। विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 25% है। तो सोचिए, देश की आधी जनसंख्या अगर विमेन की मान ली जाए, उस आधी जनसंख्या का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही काम कर रहा है या काम ढूंढ रहा है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट ढूंढ रहा है। इसी को तो कहा जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो फिर कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे? सिर्फ यंग होने से तो काम नहीं चलेगा ना, स्किल भी होना होगा, काम भी करना होगा। बट जो कल्चरल फैक्टर्स हैं वो विमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। दे प्रिवेंट एजेंसी अमंगस्ट वीमेन, या वीमेन बिकॉज ऑफ द कल्चरल फैक्टर लैक एजेंसी। तो ये टर्म पे अलग से यूपीएससी ने पहले मेंस में सवाल पूछा है कि वीमेन लैक एजेंसी इन इंडिया। तो इस पे आज एक मेंस सवाल करेंगे। एक और कारण है कल्चरल फैक्टर, चूंकि गवर्नमेंट जॉब्स का इतना क्रेज है, इसको भी कल्चरल फैक्टर में लिया जा सकता है कि यूथ जो है वो काफी लंबे समय तक 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करता है। तो कहीं ना कहीं ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का वेस्टेज हुआ। फिर चाइल्ड मैरिजेज भी हो जाते हैं। चाइल्ड मैरिजेज के कारण जो गर्ल है खासकर, वो फिर एडोलेसेंस में, प्रेगनेंसी में भी चली जाती है, जिससे उसका भी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होता है, बच्चे का भी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होता है, और वो अपने एजुकेशन पे और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे फोकस नहीं कर पाती है, एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू डिनायल ऑफ डेमोग्राफिक एडवांटेज, लॉस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड डेटा याद रखिएगा। चाइल्ड मैरिज हमारे देश में लगभग 50% कम हुआ है। 2005-6 में 48% लोग मैरिजेज जो है वो चाइल्ड मैरिजेज थी। इट हैज कम डाउन टू 23%। इन येट चाइल्ड मैरिजेज का प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर। अब क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे इनिशिएटिव्स हैं, नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम है। तो चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए, या एडोलेसेंट यानी कि अर्ली टीन एज में फर्टिलिटी
या रिप्रोडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, अर्ली प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए, ये सब है नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम। तो ये नेशनल लेवल पे इनिशिएटिव्स हैं। कुछ स्टेट लेवल के अच्छे इनिशिएटिव्स का नाम अगर आप याद रख पाओ तो आंसर लिखना अच्छा हो जाता है। प्रोजेक्ट उड़ान बाय राजस्थान गवर्नमेंट, यहाँ पे गर्ल चाइल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पे एम्फेसाइज कराया जा रहा है। उनकी सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन, 8 से 12th लेवल की जो एजुकेशन है वो प्रमोट कराई जा रही है अंडर प्रोजेक्ट उड़ान बाय राजस्थान गवर्नमेंट। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर कोई भी गर्ल चाइल्ड 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ाई करती है तो उसकी चाइल्ड मैरिज होने की संभावना 6% तक रिड्यूस हो जाती है। ईच एडिशनल ईयर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कैन रिड्यूस लाइकलीहुड ऑफ चाइल्ड मैरिज बाय 6%। तो 1 साल अगर एक्स्ट्रा पढ़े तो चाइल्ड मैरिज की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि थोड़ा भी अगर कोई गर्ल पढ़ लेती है तो उसको एक बात समझ आ जाती है कि अगर मेरी चाइल्ड मैरिज हो गई तो मैं पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाऊंगी अपने हस्बैंड पे, अपने लिए कोई भी इकोनॉमिक करियर एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगी। तो थोड़ा सा भी अगर पढ़ाते हैं, इवन 1 ईयर ऑफ एडिशनल सेकेंडरी एजुकेशन रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड मैरिज बाय 6%। ये सब डेटा लिखने से आंसर आपका बड़ा अच्छा हो जाता है। प्रोजेक्ट उड़ान बाय राजस्थान गवर्नमेंट, अद्विका प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिजेस। तो ये सब डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम क्यों नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं, उससे रिलेटेड एनालिसिस थी। अब जब हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड को, उसके कारण समस्याएं क्या हो रही हैं? यूथ को अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही हैं। साथ ही साथ अब हो क्या रहा है कि हमारा इकोनॉमी आज यंग है, ठीक है, यंग है अभी, बट वी विल नॉट रिमेन यंग फॉर एवर। धीरे धीरे हमारे देश में भी टोटल फर्टिलिटी रेट रिड्यूस हो रहा है। अभी ही हम लोग रिप्लेसमेंट लेवल पे आ गए हैं 2.1 पे, अब धीरे धीरे वो उससे भी नीचे जाएगा। इनफैक्ट करेंटली वी आर बिलो रिप्लेसमेंट लेवल, 2.0 पे हैं हम लोग। बट अभी कुछ दिनों तक जनसंख्या बढ़ेगी, जिसको कहा जाता है पॉपुलेशन मोमेंटम, बट आफ्टर 2040 2045 हमारी भी देश की जनसंख्या घटेगी, हमारा भी धीरे धीरे ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ेगा, वर्किंग एज पॉपुलेशन घटेगा, यानी कि डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगी। उस केस में जब काम करने वाले लोगों की संख्या कम होगी तो हमारा देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो मुद्दा यह है कि राइट नाउ वी आर हैविंग वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जब हमारे देश की डेमोग्राफी यंग है, और अगर हमने अभी इसका फायदा नहीं उठाया तो लॉन्ग रन में we will have to pay the price for it. So that is one big challenge associated with underutilization of demographic dividend. कि right now India is having once in a lifetime window of young demography and we must cash in on this situation. दूसरा, अगर डेमोग्राफी यंग है और उसका ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं किया तो दैट में लीड टू डेमोग्राफिक डिजास्टर या डेमोग्राफिक बॉम्ब। अब यूथ है, उसकी संख्या है ज़्यादा, यूथ के पास एनर्जी भी बहुत रहता है, उसको आप ठीक से इंगेज नहीं करोगे, काम धंधे में नहीं लगाओगे तो फिर सोशल क्राइम्स करेगा, जैसे ड्रग कर लेगा, पेटी वायलेंस करेगा, पॉकेट मारी करेगा, ये सब करेगा, तो दैट विल लीड टू डेमोग्राफिक डिजास्टर। इन सब कारणों से चूंकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, यही कारण है कि हमारे देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग खराब है, पॉवर्टी ज़्यादा है, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी ज़्यादा है, क्योंकि वीमेन को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। दैट इज ओवरऑल लीडिंग टू वेस्टेज ऑफ डेमोग्राफी एज वेल एज जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, अभी देश के अंदर थोड़ा बहुत ग्रोथ हो रहा है लेकिन इंक्लूसिवनेस नहीं है उस ग्रोथ में। यंग rich people are getting richer but larger population of younger people because they are not being able to absorb in the economy for economic opportunities। इस कारण से ग्रोथ तो हो रहा है बट रिच पीपल आर गेटिंग रिचर बट पुअर आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज एंड दैट इज लीडिंग टू लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसको हम लोग जॉबलेस ग्रोथ भी कहते हैं या पॉवर्टी पैराडॉक्स भी कहते हैं। कि एक तरफ तो हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट दूसरी तरफ हमारी एचडीआई रैंकिंग वगैरह सब खराब है। तो मुद्दा अगर ब्रॉडर आइडिया देखा जाए तो यंग डेमोग्राफी है, बट सिर्फ डेमोग्राफी होना काफ़ी नहीं है, उसको यूटिलाइज करना होगा, तब जाकर के डेमोग्राफिक डिविडेंड आएगा। अगर यूटिलाइज नहीं किया तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के बजाय डेमोग्राफिक डिजास्टर या डेमोग्राफिक बॉम्ब देखने को मिल सकता है। और प्लस जब अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी तो भविष्य में हम लोग इसका सिर्फ नुकसान उठाएंगे। अभी यंग डेमोग्राफी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज करने की ज़रूरत है और इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है। तो क्या करना जाना चाहिए? जॉब क्रिएशन कराना चाहिए,
स्किल डेवलपमेंट कराना चाहिए यंगस्टर्स का, ताकि वो एब्जॉर्ब हो पाए इन द इकोनॉमी। जो कल्चरल चैलेंजेस है, पैट्रियार्की वगैरह है, उसको डील करना है ताकि वीमेन का भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर हो। प्लस यूथ को मोटिवेट करना है कि सिर्फ एक तरीके के जॉब्स के चक्कर में ना पड़ें, आप एंटरप्रेन्योरशिप भी एक्सप्लोर करें। रादर देन बिकमिंग जॉब सीकर, यू ट्राई टू बिकम जॉब क्रिएटर ऑल्सो। एंड चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट करने हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि डिस्पाइट न्यूमरस legal and policy intervention, the lack of agency amongst women remains significant barrier to gender equality in India। ये जो वर्ड है इसका ध्यान रखिएगा, ये एसए में भी आ सकता है। लैक ऑफ एजेंसी अमंगस्ट वीमेन, लैक ऑफ एजेंसी अमंगस्ट वीमेन पे एसए में भी टर्म आ सकता है। बाकी जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी में भी आ सकता है, पेपर 2 गवर्नेंस में भी आ सकता है, इंडियन इकोनॉमी में भी आ सकता है। लैक ऑफ एजेंसी अमंगस्ट वीमेन सिंपली मीन्स their capacity to make informed choice with respect to their life। किसी के अंदर भी lack of agency है, इसका मतलब सरल शब्दों में हम कहें तो they do not have freedom to make choices with respect to their life। एंड यहाँ पे फ्रीडम कोई फिजिकल सेंस में नहीं है, यहाँ फ्रीडम है इंटेलेक्चुअल सेंस में एब्सेंस है। आपके पास नॉलेज ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, तब कहा जाता है कि यू लैक एजेंसी टू मेक choice regarding your own life। तो women lack agency in general in our country because of many factors, patriarchal factors, economic dependence and all। यहाँ कंक्लूजन में आप जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत के पुअर परफॉर्मेंस का भी जिक्र कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिवाइवल ऑफ बैम्बू इकोनॉमी इन असम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है न्यूज? तो असम के न्यूमालीगढ़ में एक नया बायो रिफाइनरी आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इसी जुलाई महीने के ही एंड तक इट विल बिगिन इट्स ऑपरेशन। दिस नुमालीगढ़ रिफाइनरी इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड। ये भारत का पहला सेकेंड जनरेशन एथेनॉल टेक्नोलॉजी वाला बायो रिफाइनरी बन जाएगा। सेकेंड जनरेशन एथेनॉल बायो रिफाइनरी का क्या मतलब हुआ? देखिए, एथेनॉल प्रोडक्शन किया जाता है फ्रॉम एनी मटीरियल विच इज हैविंग सेलुलोज एंड स्टार्च, वहां से एथेनॉल बनाया जा सकता है। अलग अलग चीज़ों के अंदर सेलुलोज एंड स्टार्च होता है, जैसे खाने पीने की चीज़ें, सीरियल्स, स्टार्च, शुगर, ऑयल क्रॉप। उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट, ग्रास, फॉरेस्ट रेसिड्यू लाइक बैम्बू वगैरह, एल्गी में भी होता है। उसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी से भी निकाला जा सकता है एथेनॉल। लेकिन किस फीड का इस्तेमाल करके, किस इनपुट का इस्तेमाल करके एथेनॉल बनाया जा रहा है, उसके बेसिस पे उस एथेनॉल का नाम दिया जाता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। जैसे याद है हाइड्रोजन में मैंने बताया था कि अब हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन होता है, बट क्या प्रोसेस इस्तेमाल करके हाइड्रोजन बनाया जा रहा है, उसके बेसिस पे उसको नाम दिया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन। वैसे ही यहाँ पे एथेनॉल तो एथेनॉल है, आप कुछ भी फीड डालेंगे अंत प्रोडक्ट तो एथेनॉल होगा, C2H5OH, राइट। लेकिन फीड स्टॉक क्या दिया जा रहा है, उसके बेसिस पे उन एथेनॉल को अलग अलग नाम दिया गया है। फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल, सेकंड जनरेशन एथेनॉल, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल वो है जिसमें फूड क्रॉप्स को डाल करके एथेनॉल बनाया जा रहा है, उनको प्रेस करके फिर वहां से एथेनॉल बनाया जाता है। उनसे पहले उनका लिक्विड निकाला जाता है, फिर उसमें फर्मेंटेशन वगैरह करके एथेनॉल बनाया जाता है। तो पॉइंट ये है कि फर्स्ट जनरेशन वाला जो एथेनॉल है वो उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें एडिबल सोर्सेज यानी कि खाने पीने की चीज़ों को इनपुट देकर के एथेनॉल बनाया जा रहा है। ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी कंसिडर्ड वेरी गुड, खासकर ऐसे देश में, हमारे जैसे देश में, जहाँ पे हंगर का प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। कल ही हमने देखा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी खराब है। तो फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल इज नॉट कंसिडर टू बी वेरी गुड, बिकॉज वहाँ पे फीड स्टॉक जो होता है वो एडिबल सोर्सेज होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं। सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन किया जाता है जहाँ पे फीड स्टॉक जो होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, ग्रास, फॉरेस्ट रेसिड्यू से होता है। और वैसा ही सेकेंड जनरेशन एथेनॉल आ रहा है नुमालीगढ़ रिफाइनरी में, जिसको कहा जा रहा है बायो रिफाइनरी। यहाँ पे बैम्बू बायोमास इनपुट दे करके, विच विल बी प्राइमरी फीड स्टॉक, एथेनॉल बनाया जाएगा। तो लगभग 5 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ बैम्बू को हर साल कन्वर्ट किया जाएगा इनटू 49,000 मेट्रिक टन्स ऑफ एथेनॉल। 5 लाख टन
मेट्रिक टन्स ऑफ बैम्बू डाले जाएंगे हर साल, और जिससे 49,000 मेट्रिक टन्स ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस होंगे। और ये जो एथेनॉल प्रोड्यूस होगा इसका इस्तेमाल मेनली किया जाएगा पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने में। तो जो भी पेट्रोल बिकेगा उसमें 80% तो पेट्रोल होगा, 20% एथेनॉल होगा। यही है भारत सरकार की पॉलिसी जिसका नाम है एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी, जिसके अंतर्गत E20 पेट्रोल बेचा जाना है बाय 2025, जिसमें एथेनॉल 20% होगा, पेट्रोल 80% होगा। इससे क्या होता है कि ओवरऑल फ्यूल जो है वो थोड़ा क्लीन भी हो जाता है, उससे ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस कम होते हैं, एयर पॉल्यूशन कम होता है एथेनॉल ब्लेंडिंग से। प्लस हमारे देश का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बचेगा, क्योंकि हमें बहुत सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करना होगा। पेट्रोल की जगह पे 20% तो हम लोग एथेनॉल से काम चला रहे हैं, तो उससे क्या है कि इंपोर्ट कम हो जाएगी क्रूड ऑयल की, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बचेगा। सो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस न्यू बायो रिफाइनरी दैट इज कमिंग इन नुमालीगढ़ वो जरा समझते हैं कि जनरल बेनिफिट है जो पूरे देश को होगा। इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग क्रूड ऑयल इंपोर्ट, ये तो मैंने आपको बताया, एंड इट इज ऑल्सो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। बट आसाम की इकोनॉमी को क्या फायदा होगा वो समझते हैं। लोकल जॉब्स क्रिएट होंगे, रूरल लाइवलीहुड जनरेट होगा, क्योंकि बैम्बू जो है रूरल एरियाज में ज्यादा ग्रो होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बैम्बू ग्रोइंग सेक्टर था, जो बैम्बू जिन जिन एरियाज में ग्रो किया जाता था, नगांव वगैरह हर जगह पे, वहां पे काफी नुकसान देखने को मिल रहा था बिकॉज ऑफ द क्लोज्ड पेपर मिल्स इन असम। जब पेपर मिल्स बंद हो रहे हैं, हो गए हैं इनफैक्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, तो फिर बैम्बू सेक्टर को बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा था। बट अब विथ कमिंग अप ऑफ दिस न्यू बायो रिफाइनरी इन नुमालीगढ़, द बैम्बू sector will get a boost. It will lead to revival of bamboo economy in Assam. Plus, it will also encourage entrepreneurship in remote areas. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कैट बॉन्ड्स। कैट बॉन्ड्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर कैटेस्ट्रॉफी बॉन्ड, शॉर्ट में कहा जाता है इनको कैट बॉन्ड। प्रीवियस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, सीधा सीधा एक दो लाइन का प्रश्न आपसे पूछ ले। देखिए, इंश्योरेंस कंपनियों का काम होता है कि वो हमें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, कैटेस्ट्रॉफिक सिचुएशन में फिर वो पैसे सब प्रोवाइड कराता है ताकि हम अपने डैमेजेस से रिकवर कर पाए। लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनियों को भी तो अपने आप को इंश्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है कि अगर कहीं मैसिव डैमेज हो गया कहीं, तो फिर वो पैसा भरते भरते बर्बाद ना हो जाए। तो इसी सिचुएशन से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां ले आती हैं कभी कभार कैटेस्ट्रॉफी बॉन्ड, जो भारत में लाने की बात चल रही है, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है कैट बॉन्ड। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज, दोनों एक ही बात है यहाँ पे, बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज, जो इंश्योरेंस कंपनियों को प्रोटेक्ट करती है इन केस ऑफ एनी नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लड या हरिकेन। तो लेट अस सी कि हाउ एग्जैक्टली कैट बॉन्ड वर्क्स। मान लीजिए कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है ABC एंड इट वांट्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक। तो इसने कैटेस्ट्रॉफी बॉन्ड बना दिया और इसको अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया, बेच दिया। बेसिकली हजार हजार रुपए का बॉन्ड्स बनाए बहुत सारे और मार्केट में रिलीज कर दिया। अब इन्वेस्टर्स इन बॉन्ड्स को खरीद लेंगे। अब मान लीजिए डिजास्टर नहीं आता है, तो उस केस में द इंश्योरेंस कंपनी विल गिव द मनी बैक टू द इन्वेस्टर्स ऑन मैच्योरिटी विथ सम इंटरेस्ट। लेकिन अगर डिजास्टर आ जाता है, अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी विल कीप द मनी एंड पे द क्लेम्स। जिनको भी नुकसान हुआ है, जिनका भी अर्थक्वेक के कारण नुकसान हुआ है, उनका अगर इंश्योरेंस कराया हुआ था इस इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो अब इंश्योरेंस कंपनी को उनका क्लेम का पैसा देना है। तो अब ये यही कैट बॉन्ड के अगेंस्ट जो पैसा रेज किया था इसने लोन के तौर पे, वो अब क्लेम के तौर पे पैसा रिटर्न करेगा। तो इससे क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी को काफी हद तक इकोनॉमिक डैमेज से बच गया इन केस ऑफ कैटेस्ट्रॉफी। बट हाँ, जिन्होंने भी इस कैटेस्ट्रॉफी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था उनका थोड़ा पैसे का नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टर्स में लूज सम मनी। तो सीधी सी बात है, देखिए मेरी एक कंपनी है ABC, मैंने इंश्योरेंस लिया तो भैया देखो अर्थक्वेक आ गया तो तुम इंश्योरेंस देगा। मैंने इंश्योरेंस लिया कंपनी XYZ से। अब XYZ सोच रहा है कि यार अर्थक्वेक आ गया तो बहुत पैसा देना पड़ेगा। उसने क्या किया, कैटेस्ट्रॉफी बॉन्ड रिलीज कर दिए, कई सारे लोगों को बेच दिए। अब जो भी लोग हैं 1 2 3 4 5, इन्होंने उस कंपनी XYZ को, इंश्योरेंस कंपनी XYZ को पैसे दिए हैं। अब अगर डिजास्टर नहीं आता है तो उसका केस में कंपनी XYZ 1 2 3 4 जो लोग हैं उनको पैसा मैच्योरिटी के टाइम में देगा, प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट।
लेकिन अगर डिजास्टर आ जाता है तो 1 2 3 4 का पैसा अब वापस नहीं होगा, वही पैसा XYZ जो है वो मेरी कंपनी ABC को देगी। तो इस तरीके से बीच में जो इंश्योरेंस कंपनी है XYZ वो अपना थोड़ा सा रिस्क को मिनिमाइज कर रहा है, इसी को कहा जाता है हेजिंग। जो 1 2 3 4 जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने रिस्क लिया है थोड़ा सा कि कहीं नहीं आया नेचुरल डिजास्टर तो हमको थोड़ा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यही सब इस तरीके से अपना रिस्क को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। कैट बॉन्ड के ऊपर ये बेसिक प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कोलिशन फॉर डिजास्टर रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, बिकॉज इट इज अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री, नॉट जस्ट फॉर एशिया पैसिफिक रीजन। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड अगेन सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इट्स नॉट ओनली फॉर लार्ज एग्रो बिजनेस कॉर्पोरेशंस। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्टिकल क्लॉक एंड एटॉमिक क्लॉक से रिलेटेड। यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। कर्नाटका नहीं, केरला नहीं, कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।